Rahim. Let's start the class. Let me share the screen. Okay, you can see the screen. हम start करते हैं अपना lecture. Okay, my dear students, in the last lecture we started studying about advanced deep learning and best practices. That is, what are the advanced techniques that we can use to implement some of the modern deep learning architectures, frameworks, or solutions. कीरास में अभी तक हमने जो APIs देखी हैं वो सीक्वेंशियल API थी. इसके अलावा एक और अप्रोच है कीरास में मॉडल डेवलपमेंट की, जिसको हम फंक्शनल API कहते हैं. सीक्वेंशियल API में आप एक सीक्वेंशियल अप्रोच फॉलो करते हैं. ग्रेजुअली आप जो है वन बाय वन layers ऐड करते रहते हैं. So this is first layer, then you add one more layer, then you add one more layer. So this is the sequential approach. One by one आप layers ऐड करते रहते हैं और जो सीक्वेंस में ऐड होती रहती हैं, और देन इस मॉडल को आप कंपाइल करते हैं, ऑप्टिमाइजर सेट करते हैं, डेटा प्रोवाइड करके मॉडल को फिट करते हैं, एंड देन in this way you can train a model and use that model to predict for the future. लेकिन इस अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स हैं. ड्रॉबैक्स क्या हैं? बाज़ औक़ात आपका सॉल्यूशन जो है, आपका मॉडल जो है इतना सिंपल नहीं होता. आप ग्राफ लाइक मॉडल्स बनाना चाहते हैं जिसमें एक लेयर दूसरी लेयर से अपने आगे की लेयर से कनेक्टेड हो, जिसको हम रेजिडुअल कनेक्शंस कहते हैं. अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, जिसमें ये हो सकता है कि आप एक लेयर जो है उससे कई ब्रांचेस निकल रही हो, एक लेयर से डेटा जा रहा हो कई लेयर्स को, और फिर वो बाद में कंकैटिनेट या ज्वाइन हो रहा हो. तो ये भी अब पॉसिबल है. तो इस तरह के सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए आप सीक्वेंशियल API पे डिपेंड नहीं कर सकते. यू नीड फंक्शनल API. राइट माय डियर स्टूडेंट्स? तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कीरास की फंक्शनल API को देखेंगे. देन वी विल यूज कॉलबैक्स. कॉलबैक्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट इवेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, during the progression of the training. You would like to capture such events such that, for example, if your error rate falls below a certain threshold,
or if your validation loss is not improving, then in such scenarios, you can use the callbacks to capture the training events and then perform certain actions. इसके अलावा TensorBoard एक टूल है, ये TensorFlow फ्रेमवर्क में मौजूद है, जिसके थ्रू आप विजुलाइज कर सकते हैं, अपने मॉडल्स को मॉनिटर कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग के दौरान क्या हो रहा है, किस तरीके से कौन से पैरामीटर्स जो है अपडेट्स हो रहे हैं उसके अंदर। तो वी कैन विजुलाइज अ ट्रेनिंग एंड देन हम कुछ एडवांस टेक्निक्स पढ़ेंगे, जैसे बैच नॉर्मलाइजेशन, रेसिडुअल कनेक्शंस, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन एंड मॉडल एनसैम्बलिंग। तो ये हमारा आज का फोकस होगा। अगर हम कीरास की फंक्शनल एपीआई की बात करें, तो फंक्शनल एपीआई और सीक्वेंशियल एपीआई के अंदर बुनियादी फ़र्क ये है कि सीक्वेंशियल एपीआई के अंदर हर लेयर का एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, एंड यू हैव अ लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स। लीनियर फैशन में जो है एक लेयर अपनी अगली लेयर को डेटा पास कर रही होती है। तो जैसे मैंने कहा कि दिस अप्रोच इज टू इनफ्लेक्सिबल। इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हम एडवांस्ड मॉडल्स नहीं बना सकते। तो हमें कुछ डिफरेंट अप्रोच चाहिए। Some networks require several independent inputs and other requires multiple outputs. कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉडल्स आप बना रहे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल इनपुट्स चाहिए होते हैं। नॉट ओनली मल्टीपल इनपुट्स बट मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको हो सकता है कि टेक्स्ट डेटा भी चाहिए, आपको न्यूमेरिक डेटा भी चाहिए, आपको इमेज डेटा भी चाहिए। तो इन सच सिनेरियोस आप सीक्वेंशियल पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो हम मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स इस तरह के सिनेरियोस पे जब काम करना चाहें, जब इनपुट आपका मल्टीपल तरह का हो, आउटपुट मल्टीपल तरह का हो, तो इस तरह के सिनेरियोस में और बाज़ केसेस में इंटरनल ब्रांचिंग होगी, जैसे रेसिडुअल कनेक्शंस पे हम बात करेंगे। तो ये सिनेरियोस
फंक्शनल एपीआई के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये सीक्वेंशियल एपीआई आपको शो की गई है। इनपुट दिया जाता है, लेयर 1 से गुजरा, फिर लेयर 2 से गुजरा, फिर लेयर 3 से गुजरा और आउटपुट आ गया। तो दिस इज अ लीनियर स्टैकिंग ऑफ लेयर्स। ये सीक्वेंशियल एपीआई है जो कि हमने अभी तक देखी थी। अब हम फंक्शनल एपीआई पे बात करेंगे आज के चैप्टर में। तो बात औकात जो है आपको मल्टी मॉडल इनपुट्स चाहिए होते हैं। डेटा आपका मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, उस डेटा को आपने प्रोसेस करवाना है न्यूरल नेटवर्क की लेयर से। ठीक है, मल्टीपल मॉडल इनपुट है। मल्टीपल मॉडल इनपुट का मतलब है कि टेक्स्ट डेटा भी इनपुट आ रहा है, कि आपका इमेज डेटा भी इनपुट आ रहा है, न्यूमेरिकल डेटा भी इनपुट आ रहा है। तो डेटा मुख्तलिफ तरह का इनपुट आ रहा है आपके पास। ऐसे सिनेरियोज बहुत सारे हो सकते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल तरह का डेटा मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक डीप लर्निंग मॉडल है जो कि एक पीस ऑफ क्लोथ है, कपड़ा है, कोई शर्ट है फॉर एग्जाम्पल, उसके बारे में प्रेडिक्शन करना चाह रहा है कि इसकी कीमत क्या होगी। इसकी कीमत की प्रेडिक्शन के लिए हो सकता है कि आप यूजर से कुछ इनपुट लो कि ये किस ब्रांड का कपड़ा है, कितना पुराना कपड़ा है, एंड सो ऑन। और आपको जो है यूजर की तरफ से कुछ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन भी मिल रही हो, और हो सकता है कि आपको पिक्चर भी नजर आ रही हो। तो पिक्चर हो गया, टेक्स्ट हो गया और दीगर इनपुट की मदद से प्रेडिक्ट करना कि इस कपड़े की कीमत क्या है। अब ये आप सीक्वेंशियल से नहीं कर सकते। सीक्वेंशियल में जब आपको याद है कि मॉडल बनाते हैं तो इनपुट लेयर पे आप इनपुट टाइप बता रहे होते हो, ठीक है, इनपुट डेटा की शेप बता रहे होते हो। वहां पे आप एक ही इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आप जो है सिर्फ ये बता सकते हो कि मेरी एरे की शेप क्या होगी अगर मैं इमेज दे रहा हूँ या अगर मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपके मल्टीपल तरह का डेटा है तो फिर कैसे प्रोवाइड करोगे? आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपके पास सिर्फ मेटा डेटा होता, आप उसको वन हॉट इनकोड करके डेंस को पास कर देते। अगर आपके पास टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन होता, वो आरएनएन से गुजार देते। और अगर आपके पास पिक्चर होता, आप सीएनएन से गुजार देते, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से। तो हर तरह के डेटा को अलग तरीके से प्रोसेस करना है। अब इन तीनों को मिला के इस्तेमाल करना है। एक डेटा को आपने आरएनएन से गुजारना है, एक को डेंस से गुजारना है, एक को सीएनएन से गुजारना है, और फिर उनको कंबाइन करना है। क्या ये काम सीक्वेंशियल एपीआई से कर सकते हैं आप? डेफिनेटली इट कैन नॉट बी डन विद द सीक्वेंशियल एपीआई। एक तरीका तो ये है कि आप तीनों को अलग अलग ट्रेन करें और उसका फिर एक वेटेड एवरेज ले लें। लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी, ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, ये ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, सबसे अच्छी अप्रोच नहीं है। क्योंकि ये तो अलग अलग चल रहा है ना, आप तीनों को जॉइंटली इस्तेमाल करना चाह रहे हो कि आउटपुट की बेस पे तीनों में मिल के बराबर बराबर जो है इफेक्ट पड़ रहा हो, तीनों में ज्वाइंट इफेक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। जो एरर आ रहा है उसकी बेस पे तीनों जगहों पे, टेक्स्ट वाले पोर्शन पे भी, इमेज वाले पोर्शन पे भी, और
डेंस वाले पोर्शन पे भी जो वेट्स हैं वो एक साथ चेंज हो। मैं आवाज चेक कर लेता हूँ बेटा और तेज कर देता हूँ। अब सही आ रही है आवाज? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो एक अच्छी अप्रोच क्या है, आप जॉइंटली लर्न कराएं, जो कि तमाम इनपुट मोडालिटीज को देखते हुए तीनों में वेट्स को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। सो दिस इज द सॉल्यूशन। एक ऐसा मॉडल हो जो कि 3 अलग अलग मॉडल्स को मर्ज करे और प्रेडिक्शन करे, मल्टी मॉडल इनपुट बन जाए। एक ऐसा मॉडल है जिसमें 3 अलग अलग चीजों को डील कर रहा होगा, वो डेंस को भी डील कर रहा होगा, आरएनएन और कॉन्सनेट। आरएनएन जो है टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ले रहा होगा, डेंस मेटा डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में ले रहा होगा, और कॉन्सनेट जो है वो इमेज को ले रहा होगा, पिक्चर को ले रहा होगा। और इन तीनों की बेस पे प्रेडिक्शन हो रही होगी, इन तीनों को कंबाइन करके प्रेडिक्शन की जा रही होगी। ठीक है, तो ये जॉइंटली जब ये काम करेगा तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। ये तो हो गया जब हमारे पास कई तरह का इनपुट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कई तरह का आपके पास आउटपुट हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे सिनेरियो सोचे जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की तस्वीर देख के आप ये बताना चाहो कि ये बंदा जो है इसकी एज कितनी है, न्यूमेरिक डेटा, आप उसकी फेस देख के उसके नेचर के बारे में बताना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल तरह के आउटपुट्स निकल रहे हैं। किसी नॉवेल या कोई स्टोरी है, उसके थ्रू आप बताना चाहो कि ये स्टोरी किस नेचर की है, रोमांटिक मूवी है, रोमांटिक स्टोरी है नॉवेल की, या थ्रिलर है, और ये भी बताना चाहो कि किस तारीख को ये कौन से ज़माने की स्टोरी लग रही है ये। तो यहाँ पे 2 तरह के आउटपुट्स निकल रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि दोनों का अलग अलग मॉडल बनाओ अगेन, ठीक है, लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि हम उनको कंबाइन करके एक सिंगल मॉडल बनाएं जो कि 2 तरह के आउटपुट जनरेट कर रहा हो, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इन एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो यू कैन जॉइंटली प्रेडिक्ट बोथ जेनर एंड डेट एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे जब ये मॉडल बनाओगे तो इसके 2 आउटपुट्स निकल रहे होंगे और दोनों आउटपुट्स के बीच में कोरिलेशन है। तो नॉवेल के डेट की मदद से और नॉवेल के जेनर की मदद से आप अपने मॉडल को, इन दोनों आउटपुट की मदद से आप लॉस कैलकुलेट करोगे
और अपने मॉडल को बेहतर तरीके से आप ट्रेन कर सकते हो। अगर अलग अलग ट्रेनिंग कराओगे तो एक चीज की बेस पे ट्रेनिंग होगी, या तो नॉवेल की बेस पे ट्रेनिंग हो रही होगी, या नॉवेल के जनरे की बेस पे ट्रेनिंग हो रही होगी, या नॉवेल की डेट की बेस पे प्रेडिक्शन हो रही होगी और ट्रेनिंग हो रही होगी। जॉइंटली ट्रेनिंग नहीं होगी अगर आप अलग अलग बनाओगे। जब एक साथ एक ही सिंगल मॉडल बनाओगे तो इन दोनों की मदद से ट्रेनिंग हो रही होगी, तो ज्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग होगी। तो मिसाल के तौर पर टेक्स्ट इनपुट लिया आपने और यहाँ से दो आउटपुट्स निकल रहे हैं। प्रोसेस आपने इसको आरएनएन से करवाया और आप दो तरह के चीजें कर रहे हो। यहाँ पे आप रिग्रेशन भी कर रहे हो और क्लासिफिकेशन भी कर रहे हो। अगेन रिग्रेशन का मतलब है आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो न्यूमेरिकल, और क्लासिफिकेशन का मतलब है आप कोई कैटेगरी बता रहे हो। ठीक है, so that is the functional API जिसके थ्रू आप टेक्स्ट की बेस पे दो तरह की चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हो। बाज़ औक़ात आपके पास बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का आर्किटेक्चर होता है। अभी तक तो हमने देखा लीनियर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो हम सीक्वेंशियल एपीआई से बना रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि बाज़ औक़ात आपके पास नेटवर्क ऐसा होता है जो कि ए साइक्लिक ग्राफ की तरह होता है। एक लेयर नॉन लीनियर टोपोलॉजी होती है नेटवर्क की। एक लेयर अपने आगे की लेयर से कनेक्ट हो सकती है, मल्टीपल लेयर जो है कंकैटिनेट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल इंसेप्शन की बात करें, जो गूगल ने एक आर्किटेक्चर बनाया था और जो इमेज नेट कंपटीशन में जीता भी था। ये बड़ा ही नॉवेल किस्म का आर्किटेक्चर है और इससे पहले बहुत सारे आर्किटेक्चर बन चुके थे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ज़रूर तस्करा करना चाहूँगा जो पुराने कॉन्टिनेंट के आर्किटेक्चर्स हैं उनके बारे में, ताकि आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सबसे पहला जो नाम आता है जहन में वो लीनेट का है। लीनेट अच्छा, इनके बारे में मैं डिटेल में जिक्र नहीं कर सकता ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। लीनेट तो ये तो इस्तेमाल होता था चेक्स प्रोसेसिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। बहुत पुराना आर्किटेक्चर, सिंपल सा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कॉन्वोल्यूशनल ब्लॉक्स होते थे लीनेट आर्किटेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आपने कॉन्वोल्यूशन लगाया, मैक्स पूलिंग लगाया और प्रोसेसिंग परफॉर्म करा ली। चेक्स की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था इसको, लीनेट को। तो मिसाल के तौर पर एक कॉन्वोल्यूशन लगाया, ठीक है, फिर एक मैक्स पूलिंग लगाया। इसका एग्जैक्ट आर्किटेक्चर तो आपको नेट से मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो असल चीज़ थी वो कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए गए थे। और मेरा ख्याल है दो ब्लॉक्स लगाए गए थे इसी तरीके से, कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग के।
और उसके बाद जो है डेंस लगा दिया गया था क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, 2 डेंस लगा दिए थे। तो ये लीनेट का आर्किटेक्चर था। उसके बाद आया एलेक्स नेट। एलेक्स नेट में और लीनेट में जो बुनियादी फर्क है, एलेक्स नेट में उन्होंने लेयर्स की तादाद बढ़ा दी, लेयर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग के ही कॉम्बिनेशंस थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में। तो एलेक्स नेट एक बेहतर आर्किटेक्चर था लीनेट के मुकाबले में, और उसके बाद जो है इतने अच्छी रिजल्ट्स दिए, इमेज नेट का कंपटीशन जीता। फिर और बहुत सारे आर्किटेक्चर्स आए, जिसमें से एक मशहूर आर्किटेक्चर इंसेप्शन का है, जो कि अभी हम डिटेल में देखेंगे। और फिर एक है रेसनेट, रेसिडुअल नेटवर्क, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। इंसेप्शन के अंदर जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो इंसेप्शन ब्लॉक्स का है। इंसेप्शन इंसेप्शन ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इंसेप्शन ब्लॉक्स बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी कॉन्वोल्यूशनल ब्रांचेस होती हैं। एक इंसेप्शन ब्लॉक के अंदर डिफरेंट कॉन्वोल्यूशनल ब्रांचेस होती हैं, जिनका आउटपुट मर्ज होके एक सिंगल टेंसर बनाता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से इंसेप्शन काम करता है, लेकिन इसमें जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है इंसेप्शन ब्लॉक्स का है। और एक इंसेप्शन ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कॉन्वोल्यूशनल ब्रांचेस होती हैं, जिनका आउटपुट मर्ज हो जाता है, आगे चल के कंकैटिनेट हो जाता है। अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये तीसरा सिनेरियो है जहाँ पे हमें फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने 3 सिनेरियोज देख लिए जहाँ पे फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हो जहाँ पे, और मल्टी मोडल इनपुट्स हैं ये, जिनके मोड्स ही डिफरेंट हैं। कहीं पे टेक्स्ट है, इमेज है और न्यूमेरिक डेटा है। मल्टी मॉडल आउटपुट्स हैं दूसरा सिनेरियो, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का डेटा जनरेट हो रहा है एज एन आउटपुट। और तीसरी वजह क्या थी, आपको ऐसा आर्किटेक्चर बनाना पड़ रहा है जिसमें लीनियरिटी नहीं है, एक लीनियर सीक्वेंशियल फैशन में मॉडल्स के लेयर्स ऐड नहीं हुए, बल्कि कहीं पे पैरेलल ब्रांचेस हैं, कहीं पे रेसिडुअल कनेक्शंस हैं। तो ये एक इंसेप्शन का ब्लॉक है। ठीक है, ये आपको शो किया गया है। और इस तरह के कई ब्लॉक्स होते हैं इंसेप्शन के अंदर। इंसेप्शन आर्किटेक्चर जो कि कीरास के अंदर भी या टेंसरफ्लो के अंदर भी मौजूद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वीजीजी को इस्तेमाल करके देखा था। वीजीजी भी एक आर्किटेक्चर है। तो इसके अंदर आपने
कॉन्वोल्यूशन इमेज पे इनपुट के ऊपर आपने लगाया 1/1 का कॉन्वोल्यूशन विद द स्ट्राइड ऑफ 2, यानी आपने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद आप जब विंडो को आगे बढ़ाते हैं तो एक स्टेप लेने के बजाय 2 स्टेप लेंगे, तो हम कहेंगे कि हमने स्ट्राइड 2 रखा, स्ट्राइडिंग 2 रखा, यानी विंडो को तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं लेफ्ट से राइट। देन फिर 1/1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया हमने और एवरेज पूलिंग अप्लाई किया, कॉन्फ 2D अप्लाई किया। अब आप देखें पहले वाले कॉन्वोल्यूशन के साथ हमने कुछ और फर्दर काम नहीं किया, डायरेक्ट पास कर दिया। दूसरे वाले कॉन्वोल्यूशन के साथ हमने फिर कॉन्वोल्यूशन 2D लगाया। तीसरे वाले एवरेज पूलिंग के साथ हमने कॉन्फ 2D लगाया। अब ये एक ही इनपुट के ऊपर कई तरह से प्रोसेसिंग की है, तो कई तरह के फीचर्स निकल कर आएंगे। ठीक है, एक ही इनपुट पे, एक इनपुट को जब आप कई तरह से प्रोसेस करोगे तो कई तरह के फीचर्स निकल कर आएंगे और फिर उन तमाम फीचर्स को जोड़ दिया आपने। अब आप देखें ये मल्टीपल कॉन्वोल्यूशनल ब्रांचेस हैं जो कि बाद में कंकैटिनेट हो रही हैं। तो दिस इज एन इंसेप्शन ब्लॉक। ठीक है, इस तरह के कई ब्लॉक्स हो सकते हैं इंसेप्शन के अंदर। तो इस तरह का आर्किटेक्चर अगर आप बनाना चाहो जिसमें एक लेयर दूसरी लेयर से कनेक्टेड है, एक लेयर से पैरेलल ब्रांचेस निकल रही हैं जो बाद में कंकैटिनेट हो रही हैं, ठीक है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ये बनाना सीक्वेंशियल एपीआई के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट जो कि रेसनेट के अंदर इस्तेमाल किया गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इसका मतलब है आप किसी पिछली लेयर का डेटा अगली लेयर के साथ ऐड कर दें, पास्ट आउटपुट टेंसर को लेटर आउटपुट टेंसर के साथ इंजेक्ट कर दें। ठीक है, ये रेसनेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये लेयर 1 लगी हुई है, 2 लगी हुई है, 3 लगी हुई है, 4 लगी हुई है। लेयर 1 का जो डेटा है, जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, वो जाके लेयर 3 के आउटपुट के साथ मिलके लेयर 4 को पास हो रहा है, ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम आती है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये काम किया जाता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये 3 वजूहात हमने तफसीलन देखी, मल्टी इनपुट मॉडल्स, मल्टी आउटपुट मॉडल्स एंड ग्राफ लाइक मॉडल्स। They are not possible using only the sequential model in Keras. So we need a different approach. हमें एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए जिसके थ्रू हम इस तरह के सिनेरियोज को हैंडल कर सके, और इसका आंसर है दी फंक्शनल एपीआई। फंक्शनल एपीआई से ये चीज मुमकिन है। ठीक है जनाब, तो फंक्शनल एपीआई क्या होती है? In the functional API, you directly manipulate tensors
पहली बात तो ये कि आप टेंसर्स पे डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं एंड यू यूज लेयर्स एज फंक्शंस। हर लेयर जो है एक फंक्शन की तरह है। लेयर के ब्रैकेट में दूसरी लेयर पास कर दोगे, वो दोनों लेयर जुड़ जाएंगी। ठीक है, इस वजह से इसको फंक्शनल एपीआई कहा जाता है कि जो लेयर्स हैं वो एज ए फंक्शन काम करती हैं। राइट, तो नीचे कुछ कोड दिया हुआ है। कीरास से आपने इनपुट को इंपोर्ट किया, लेयर्स को इंपोर्ट किया। आपने पहले इनपुट लेयर बनाई जिसकी शेप आपने क्या रखी है, 32। डेंस लेयर लगाई आपने। अभी इनपुट और डेंस को कनेक्ट नहीं किया। डेंस को क्या मिल रहा है, 32 नोड्स हैं इसके पास। ठीक है, और एक्टिवेशन फंक्शन रेलू इस्तेमाल किया है। मुख्तलिफ तरह के एक्टिवेशन फंक्शन हो सकते हैं, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट और पी रेलू हो सकता है, पैरामेट्रिक रेलू, हाइपरबोलिक टेंजेंट हो सकता है, सॉफ्टमैक्स हो सकता है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो। इनपुट को डेंस के साथ कनेक्ट करने का क्या तरीका है, डेंस के ब्रैकेट में इनपुट पास कर दो, तो ये डेंस और इनपुट कनेक्ट हो गए और आपको आउटपुट टेंसर मिल जाएगा। इसका आउटपुट भी आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द फंक्शनल एपीआई। ठीक है, साइड बाय साइड एग्जांपल। एक सीक्वेंशियल एपीआई में हमने ऊपर तो कुछ चीजों को इंपोर्ट किया गया है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देन सीक्वेंशियल के अंदर हमने डांस लगाई, 3 डांस लगाई हैं। कितनी लेयर्स लगाई हैं, 3 लेयर्स। पहले 32 3 लेयर्स हैं जो कि जिसमें से एक और लेयर एडिशनल होगी, इनपुट लेयर। अगर आप उसको भी लेयर काउंट कर रहे हो तो 4 लेयर्स हो गई। तो इनपुट जो है 64 एलिमेंट्स का एक वेक्टर होगा। ठीक है, 64 एलिमेंट्स का एक वेक्टर होगा। उसके बाद कितनी नोड्स लगी होंगी, 32। ये 64 एलिमेंट्स का एक इनपुट हो गया। यहां से इनपुट आ रहा है 64 का। ठीक है, ये कितने हैं, 64 हैं, सॉरी 32 हैं। ये 32 हैं और यहाँ पे इनपुट कितने हैं, 64। फिर उसके बाद एक और लेयर लगी हुई है। ये कितने हैं, ये भी 32 है। तो फिर आउटपुट लेयर है, ये 10 है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो 64 इनपुट है। फिर उसके बाद 2 लेयर्स लगी हुई है हिडन, 32 और 32 की। 64 इनपुट हो गया, उसके बाद 2 लेयर्स लगी हुई है 32 की और 32 की, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, 10
आउटपुट लेयर के नोड्स हैं, क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, इस वजह से हमने सॉफ्टमैक्स का एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। यही काम हम कीरास की फंक्शनल एपीआई से कैसे करेंगे? हमें एक इनपुट लेयर बनानी पड़ेगी, तो पहले हमने इनपुट लेयर बना ली जिसकी हमने शेप बता दी। फिर दो हमारे पास हिडन लेयर्स हैं जो कि डेंस हैं, उसको बनाने का क्या तरीका है? वैसे ही बनेगी। ये एक हिडन लेयर, ये दूसरी हिडन लेयर। अब पहली वाली हिडन लेयर को हमने इनपुट से कनेक्ट करना है, तो हमने उसके ब्रैकेट के अंदर इनपुट पास कर दिया। दूसरी वाली हिडन लेयर को हमने क्या करना है? पहली वाली से कनेक्ट करना है, तो हमने पहली वाली को पास कर दिया। अच्छा, हमने नाम जो है एक्स ही रहने दिया, उसी को इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, नाम जो है हमें नया देने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो नाम नया दे दो, इसको x1 कह दो, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा और फिर ये x2 हो जाएगा और यहाँ पे फिर x2 लिख दोगे। और फिर जब हम मॉडल तैयार करेंगे, ये तो अभी हमने लेयर्स लगाई हैं, मॉडल तैयार करेंगे तो इनपुट और आउटपुट को के बीच में कनेक्शन दिखाना पड़ेगा। तो आप इनपुट पास करोगे मॉडल बनाते हुए और आउटपुट पास करोगे, तो ये खुद ही उनके बीच में जो भी कनेक्शंस बन रहे हैं, जो लिंक्स बन रहे हैं, वो फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से मॉडल तैयार हो गया। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम सीक्वेंशियल एपीआई के थ्रू भी हम वही काम कर सकते हैं, और फंक्शनल एपीआई से, सीक्वेंशियल एपीआई से जितना भी काम हो सकता है वो फंक्शनल एपीआई से तो हम कर ही सकते हैं। और कुछ एडिशनल काम जैसे मल्टी मॉडल इनपुट्स, मल्टी मॉडल आउटपुट्स या ग्राफ लाइक टोपोलॉजी बनाना है नेटवर्क की, वो हम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम, हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो पहली एग्जांपल की थी हमने एमनेस्ट की, कौन में अब ये जो एग्जाम्पल किया आप लोगों ने, इसको आपने जो है फंक्शनल एपीआई से करना है, या चलें और सिंपल कर देते हैं। थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं, बुक की ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं, चैप्टर 3 की। चैप्टर 5 की थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी।
ये बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट जो है, इसकी सिर्फ प्रेडिक्शन करके दिखाएं मुझे, के फोल्ड वैलिडेशन नहीं चाहिए, सिर्फ बोस्टन हाउसिंग का डेटा सेट जो है उसके ऊपर प्रेडिक्शन करके दिखा दें, ठीक है। ये जो मॉडल बनाया है, इस मॉडल को आपने फंक्शनल एपीआई से बनाना है, राइट स्टूडेंट्स। इसको करके दिखाया था जल्दी से मुझे, मैं आपको 15 मिनट देता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बिलाल कह रहे हैं कि उन्होंने कर लिया है ये। चलें, जिन्होंने नहीं करा है वो कर लें, फंक्शनल एपीआई से करना है लेकिन, ठीक है। फंक्शनल से करना है, फंक्शनल एपीआई से परफॉर्म करें जरा इसको। बूस्टन हाउसिंग डेटा सेट के ऊपर ये मॉडल आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, इसको फंक्शनल एपीआई में कन्वर्ट कर दें, बाकी कोड तो वही है डेटा को प्रोसेस करने का, उसमें आप भले जो है के फोल्ड वैलिडेशन वगैरह ना लगाएं। आप लोग 15 मिनट दे रहा हूं मैं, फंक्शनल एपीआई से करें, अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो फिर मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। यू हैव 15 मिनट्स, इसको फंक्शनल एपीआई में कन्वर्ट करें। इसके काफी लोगों ने कर लिया है, ठीक है। बाकी बिलाल आप अपना कोड शेयर कर दिएगा ग्रुप के ऊपर ना, तो आई थिंक के जो है जिन्होंने नहीं करा उनको मिल जाएगा, मुझे कराने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है, तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि क्लास रिपीट करूं, बट आई कैन डू कि मैं जो है इस क्लास की वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, तो आप उसको वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो जो है वैसे मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जो अभी तक क्लासें हुई थी जितनी, ऑल द लेक्चर्स आर अपलोडेड, तो आप लोग जो है मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हैं, और आज की क्लास की वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बाकी मॉडल कंपाइल करना, फिट करना, ये तमाम काम तो वैसे ही है जैसे पहले करते आए हैं हम, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक ऐसा मॉडल बनाते हैं हम जिसमें दो इनपुट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है, नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन, और एक टेक्स्ट स्निपेट आ रहा है फॉर आंसरिंग दी क्वेश्चन।
तो इस मॉडल को हम बनाने की कोशिश करते हैं। दो इनपुट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है और रेफरेंस टेक्स्ट। अक्सर जो है फॉर एग्जांपल पेपर्स में ऐसा होता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको पहले रेफरेंस टेक्स्ट दिया जाता है और फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे कि इस पैराग्राफ को पढ़ के आपकी क्या समझ में आ रहा है कि मिस्टर उमर जो है फॉर एग्जांपल किस तरह का पर्सन था, उसका विजन लाइफ के बारे में क्या था, उसका एम इन लाइफ क्या था फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमारे पास दो इनपुट्स आ रहे हैं। अब सीक्वेंशियल एपीआई से तो पॉसिबल नहीं है इसको प्रोसेस करना, तो हमें फंक्शनल एपीआई चाहिए। पहला इनपुट आएगा रेफरेंस टेक्स्ट, उसको एलएसटीएम से गुजारना पड़ेगा। दूसरा इनपुट आएगा रेफरेंस टेक्स्ट, उसको एलएसटीएम से गुजारना पड़ेगा और फिर इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और फिर डांस के थ्रू प्रेडिक्शन परफॉर्म करानी पड़ेगी। ठीक है जनाब, तो पहला इनपुट टेक्स्ट और दूसरा इनपुट एम्बेडेड क्वेश्चन। रेफरेंस टेक्स्ट और क्वेश्चन ये दो इनपुट्स हैं। तो हमने जो है इस सिनेरियो को जो है आपके सामने शो किया है। आपके पास एक मॉडल है, लेयर्स हैं, इनपुट है, टेक्स्ट वोकैबुलरी साइज आपने रख लिया 10,000 के। मैक्सिमम मेरे पास कितने वर्ड्स हैं पूरी वोकैबुलरी के अंदर, हर दोनों इनपुट के लिए, क्वेश्चन के लिए भी और आपके पास रेफरेंस टेक्स्ट के लिए भी, दोनों के लिए सेम ही रखा है हमने 10,000। और आंसर का वोकैबुलरी साइज 500 रखा है। पहले हमने इनपुट डिफाइन किया जो कि रेफरेंस टेक्स्ट है, इसका इनपुट डिफाइन किया और इसको हमने गुजारना है एलएसटीएम से। तो हमने एम्बेडिंग भी लगा दी, एम्बेडिंग हम कर चुके हैं। एम्बेडिंग से ये फ़ायदा होता है कि ये उस टेक्स्ट को स्मॉल वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है और फ़ायदा इसका ये है कि जो वर्ड सेम मीनिंग के होते हैं उनके सिनोनिमस वर्ड का वेक्टर भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो इनकोडेड टेक्स्ट आ गया, आपने उसको एलएसटीएम के थ्रू गुजार दिया, आपने एलएसटीएम के थ्रू उसको गुजार दिया। ये पहला वाला काम हो गया हमारा कि जो इनपुट टेक्स्ट था उसको एलएसटीएम से गुजार दिया। अब क्वेश्चन है उसको भी एलएसटीएम से गुजारेंगे, क्वेश्चन है उसको भी एलएसटीएम से गुजार दिया। अब इन दोनों को जोड़ के हमने गुजारना है डेंस से। तो पहले जोड़ने के लिए हमें लेयर्स डॉट कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। इनकोडेड टेक्स्ट और क्वेश्चन को इनकोड कर दिया और ये कंकेटिनेटेड हो गया, इसका नाम कंकेटिनेटेड कर दिया हमने जोड़ने के बाद। और डेंस से गुजार दिया इसको, फिर डेंस के ब्रैकेट में पास कर दिया तो ये डेंस से कनेक्टेड हो गया। ठीक है जनाब, मॉडल तैयार करते हैं। हमें मॉडल में दो चीजें पास करनी पड़ती हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर कौन सी होगी? दो है, टेक्स्ट इनपुट और क्वेश्चन इनपुट, ये पास करना पड़ेगा। और आउटपुट हमारा आंसर है। बाकी मॉडल को हमने कंपाइल कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने जो है मल्टीपल इनपुट वाला मॉडल देख लिया। यहाँ पे जो नई चीज़ है आपके लिए, एक तो ये कि किस तरीके से दोनों को जोड़ना है। तो लेयर्स डॉट कॉन्केटिनेट से हम इसको जोड़ेंगे। और एक नई चीज़ ये है कि जब आप मॉडल बनाएंगे तो किस तरीके से इनपुट और आउटपुट को पास करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है जनाब, तो मैं 5 मिनट देता हूँ आप लोगों को, इसको प्रैक्टिस कर लें ज़रा।
बुक में इन्होंने जो है कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम आप इसको बना के देख लें एक दफ़ा ना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लें, बुक से इसको कॉपी करके चला के देख सकते हैं आप लोग। एक दफ़ा चला के देख लें, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं। कि आपका जो क्वेश्चन है ना कि सॉफ्ट मैक्स क्यों यूज़ किया है, तो बेटा उसकी वजह है ना, जो एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स यूज़ किया है, वो बता रहे कि कौन सा मुख्तलिफ कैटेगरीज में से बता रहे कि कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, 4 आंसर्स हैं एमसीक्यूज बेस्ड, तो उसमें से बता रहे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। इस वजह से जो है सॉफ्ट मैक्स यूज़ किया गया है। और तहसीन का जो सवाल है, आप क्वेश्चन आंसर जो है, ऑब्वियसली आपका डेटा नहीं है यहाँ पे, डेटा होना चाहिए तो फिर प्रेडिक्शन हो सकेगी। अभी तो ये समझाने के लिए किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डेटा अगली स्लाइड पे मौजूद है। इसी एग्जाम्पल को आप कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन जो है वो रैंडम टेक्स्ट जनरेट कराया है, और आंसर जो है वो भी रैंडम जनरेट कराया है, और फिर प्रेडिक्शन कराई है। मेरा ख्याल है आप लोग ये घर पे कर लिएगा, हम ज़रा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर एक और सिनेरियो होता है जहाँ पे मल्टी मॉडल आउटपुट्स होते हैं। मल्टी मॉडल आउटपुट्स का मतलब ये है कि आपका आउटपुट कई तरह का है, यानी आउटपुट में इमेज भी आ सकती है, नंबर्स भी आ सकते हैं, टेक्स्ट भी आ सकते हैं, और इनपुट आपका एक ही है, लेकिन हेड जो है मॉडल का वो मल्टीपल हेड्स निकल रहे हैं उसमें से। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पहले आपने जो है इनपुट लिया, इनपुट के ऊपर आपने एम्बेडिंग लगाई, और एम्बेडिंग लगा के आपने कॉन्वोल्यूशन 1D के थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमने लास्ट टाइम परफॉर्म की थी। हमने देखा था कि किस तरीके से जो है RNN और LSTM की जगह पे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया जा सकता है सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे यही किया है, आपको एक टेक्स्ट इनपुट मिल रहा है, उसकी बेस के ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हो कि बंदे की एज क्या है, बंदे का इनकम क्या है, और बंदे की जेंडर क्या है। ये 3 चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम एक टेक्स्ट की बेस के ऊपर। तो इनपुट आपका टेक्स्ट है, तो हम जो है इसको कन्वोल्यूशन 1D के थ्रू प्रोसेस करा रहे हैं। पहले हमने इनपुट लेयर बनाई, ठीक है जनाब, दिस इज योर इनपुट लेयर। उसको एम्बेडिंग के थ्रू गुजारा, एम्बेडिंग का मैं बता चुका हूँ क्या एडवांटेज है। उसके बाद उसको मुख्तलिफ कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग की लेयर से गुजारा, ये हम देख चुके हैं कि जिस तरीके से इमेज पे काम करते हुए हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाते हैं कॉन्वोल्यूशन के और मैक्स पूलिंग के, टेक्स्ट पे भी वैसे ही बना सकते हैं। और फाइनली डेंस से गुजारने के बाद हमारे पास
ये क्लासिफाई हो रहा है। जब ये डेंस से गुजर जाएगा तो एक और डेंस लगा के हम इस पूरे के साथ एक डेंस लगा के हम बता सकते हैं एक्स के ऊपर एक डेंस चढ़ा दिया, यानी इस पूरे को कनेक्ट कर दिया एक डेंस लेयर से जो कि एज की प्रोडिक्शन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रिग्रेशन है इस वजह से कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं इस्तेमाल किया। 1 इस वजह से डाला क्योंकि सिर्फ एक नंबर प्रोडिक्ट करना है रिग्रेशन में, तो लास्ट लेयर में 1 आएगा। फिर हमने एक और डेंस लगा के इनकम प्रेडिक्ट कराई। इनकम जो है हम कैटेगरीज में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसकी इनकम हाई है, लो है या नॉर्मल इनकम है। तो जितने भी इनकम के ग्रुप्स हैं उतने आपको नोड्स बनाने पड़ेंगे और एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो गई। हम कैटेगरीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं मल्टीपल क्लासेस में कि ये बंदा जो है हाई इनकम कैटेगरी में आ रहा है, लो इनकम में आ रहा है, मिडिल इनकम में आ रहा है, वेरी लो में आ रहा है। ठीक है, और एक और रिग्रेशन हमने करनी है जेंडर के बारे में, मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिग्मॉइड फंक्शन इस्तेमाल किया है, ये बताएगा कि जेंडर मेल है या फीमेल है। ये एक्चुअली बाइनरी क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन नहीं है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है। बाकी हमने यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, बाकी तो सारी चीज़ें वैसी ही हैं कि लेयर्स को कनेक्ट किया। असल जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आप इनपुट और आउटपुट किस तरीके से बता रहे हैं मॉडल के अंदर। इनपुट तो वैसे ही बताया पोस्ट इनपुट जो आपने टेक्स्ट बनाया था इनपुट, और आउटपुट यहाँ पे 3 है, ये 3 आउटपुट है, तो तीनों को आपने एक लिस्ट की फॉर्म में स्पेसिफाई किया है। ठीक है, ये लिस्ट की फॉर्म में आपने स्पेसिफाई किया है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने फंक्शनल एपीआई के थ्रू मल्टीपल आउटपुट मॉडल्स को भी देख लिया। अच्छा, उमर का क्वेश्चन है, ले लेते हैं। जी उमर। सर ये शेप जो आपने नॉन लिया है इनपुट शेप, ये नॉन क्यों लिया है? इसमें कोई वेक्टर साइज नहीं डाला आपने? अच्छा, नन कहाँ पे लिया है हमने? ये पोस्ट इनपुट इज इक्वल्स टू इनपुट शेप इज इक्वल्स टू नॉन। हाँ, देखो नन का फायदा ये होता है जब आप शेप बता रहे होते हो ना, तो मिसाल के तौर पर टपल दे रहे हो आप कि 3,4,5, तो जी जी। वो खुद ही जो है ना, अगर आप 5 की जगह पे किसी एक टपल में जो है ना, आप शेप के टपल्स जो आप देते हो उसमें से किसी एक को आप स्किप करके उसकी जगह पे नन लिख दो, तो वो टेंसरफ्लो खुद ही जो है डिटरमिन कर लेता है कि इनपुट को देखते हुए डिटरमिन कर लेता है कि इसकी शेप क्या होगी। ठीक है, नन का ये फायदा है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो ये 1D कॉन्नेट के थ्रू हमने 3 चीजें प्रेडिक्ट कराई। सोशल मीडिया की पोस्ट के थ्रू मालूम किया बंदे की एज क्या है, इनकम क्या है, जेंडर क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जब आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं तो एक्स तो आपका एक है, वाई आपके 3 है। यहाँ पर इस केस के अंदर तीनों की बेस के ऊपर आपने जो है लॉस बताना होगा। यानी एज जो है अगर 9 की जगह पे 10 प्रेडिक्ट की है तो लॉस 1 होगा। इसी तरीके से जेंडर है, मेल की जगह पे फीमेल प्रेडिक्ट कर दिया तो डिफरेंस निकालना होगा, लॉस निकलेगा। ठीक है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। और तो कंपाइल करते हुए कौन सा देंगे, यहाँ पे रिग्रेशन भी लग रहा है। रिग्रेशन के लिए आप जो है मीन स्क्वायर एरर इस्तेमाल करते हो। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करते हो, तो लॉस फंक्शन जो है फिर आपको बताना पड़ेगा। अपना लॉस फंक्शन होगा जो इन 3 लॉस फंक्शन को कंबाइन कर रहा होगा एक सिंगल वैल्यू में।
एक तरीका तो ये है कि तीनों को सम कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये, आप इनके वेटेज भी बता दो। तो लॉस ये है, मीन स्क्वायर एरर है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है। 3 लॉस आपको बताने पड़ेंगे। एज आप जो है डिक्शनरी देके भी बता सकते हो और लिस्ट देके भी बता सकते हो। यहाँ पे हमने लिस्ट के थ्रू बताया हुआ है, यहाँ पे हमने डिक्शनरी के थ्रू बताया हुआ है, ठीक है। तो एज जो है उसके लिए मीन स्क्वायर एरर, इनकम के लिए कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, जेंडर के लिए बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ये एज क्या है, आपने नाम दिया है यहाँ पे, इस लेयर का आपने नाम रखा है, इनकम नाम रखा है, इस लेयर का नाम आपने जेंडर रखा है, इस लेयर का नाम एज रखा है। तीनों एज, इनकम और जेंडर तीनों को नाम दिए हैं आपने। तो आप अलग अलग उनके लॉसेस स्पेसिफाई कर सकते हो हर लेयर के। और साथ में आप इनको बैलेंस करने के लिए, अब हो सकता है कि मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू बड़ी आती है, जबकि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी की वैल्यू छोटी आती है। तो आपने क्या करना होगा, हर तरह के लॉस हैं, उन किसी लॉस की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही होती है, किसी की छोटी आ रही होती है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, उनको वेटेज दे दो, ठीक है। तो आप लॉस के वेटेज दे दो। ये एज जो है, एज तो बहुत बड़ी आ रही होगी वैल्यू उसकी लॉस में ना, मीन स्क्वायर एरर है, तो हम क्या करेंगे, उसको 0.25 कर देते हैं। इनकम जो है वो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगा है, वो तो पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही होंगी, उसको 1 वेटेज ले लो। और जेंडर जो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, उसके लिए 10 वेटेज ले लो, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से हम लॉस स्पेसिफाई कर सकते हैं। कोई मॉडल को फिट कराएंगे हम और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो शकीब का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी शकीब। सर ये अभी जो आपने समझाया ये एक और बार रिपीट कर दें, समझ में नहीं आया ये। अच्छा, अभी मैं रिपीट करता हूँ। देखें, जब हमने मल्टी मॉडल आउटपुट्स वाले मॉडल बनाएंगे तो उसमें जो है लॉस आ रहे होंगे मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल एज की प्रेडिक्शन का लॉस अलग आ रहा होगा, जेंडर की प्रेडिक्शन का लॉस अलग आ रहा होगा, और इसके अलावा इनकम की प्रेडिक्शन के लिए अलग लॉस आ रहा होगा। अब आपने इन तमाम लॉस को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने का तरीका क्या है, आप तमाम लॉसेस स्पेसिफाई कर दो, टेंसर फ्लो उसको ऐड अप कर लेगा और फाइनल लॉस निकाल लेगा। क्योंकि 3 आउटपुट आ रहे हैं, तीनों के अलग अलग लॉस होंगे। एज की प्रिडिक्शन अगर गलत की है मशीन ने तो उसमें लॉस अलग होगा, ठीक है। एरर जो है अलग आएगा, एज का 10 की जगह पे 20 कर दी प्रिडिक्शन, तो लॉस कितना हो गया, 10 का हो गया। इसी तरीके से कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का अलग लॉस होगा, मेल की जगह पे फीमेल कर दिया। बंदे की सैलरी हाई इनकम वाली थी, मशीन ने प्रेडिक्ट करी है लो इनकम वाली, यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस आएगा, एंड सो ऑन। तो इनको कंबाइन करने के लिए आप अलग अलग स्पेसिफाई करोगे लॉस। एज का लॉस ये है, इनकम का लॉस ये है, जेंडर का लॉस ये है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मीन स्क्वायर एरर अमूमन बड़ी वैल्यूज आ रही होती है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी की वैल्यूज छोटी आ रही होती हैं। तो जब आप मल्टीपल लॉस को कंबाइन करोगे तो किसी को ज्यादा वेट देना चाहिए, किसी को कम वेट देना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इनको वेटेज दे दोगे। तो मशीन जब ऐड करेगा ना लॉस को, तो एज का जो लॉस है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा, इनकम के लॉस को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा, जेंडर के लॉस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा। तो बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। जो लॉस जिसकी वैल्यू छोटी होती है नॉर्मली, ठीक है। इनकम में फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा हाई इनकम का है और कोई बंदा लो इनकम का है,
अब ये लॉस जो है 0.5 आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो ये 0.5 का मतलब ये नहीं है कि बहुत मामूली सा लॉस है, यहाँ पे छोटा लॉस भी जो है बहुत बड़ी मीनिंग होती है उसकी। जबकि रिग्रेशन में अगर किसी प्लॉट की कीमत 1 लाख है, आपने 1,10,000 बोल दी, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना मेल को फीमेल कहने में लॉस है। ठीक है, बहुत ही टोटल आउट ऑफ गलत प्रेडिक्शन हो गई ना। तो बाज लॉस जो ऐसे होते हैं जिनमें छोटा फर्क भी बहुत होता है, बाज लॉस ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा फर्क भी मायने नहीं रखता। तो हमें बताना होगा कौन से लॉस की अहमियत ज्यादा है, कौन से लॉस की अहमियत कम है। तो हमें जो है यहाँ पे वेटेज देना होगा, और वेटेज देने के लिए हम यहाँ पे अलग से वेट्स स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है जी, तो हमने वेट्स स्पेसिफाई किए, मॉडल को फिट कराया और ट्रेनिंग करा ली। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स। फंक्शनल एपीआई के थ्रू ना सिर्फ ये कि आप मल्टीपल इनपुट मॉडल बना सकते हो, मल्टीपल आउटपुट मॉडल्स बना सकते हो, बल्कि आप नेटवर्क की कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी भी बना सकते हो। जैसे मैंने बताया, 2 मशहूर मॉडल्स इंसेप्शन और रेसिडुअल कनेक्शंस। इंसेप्शन की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, ये इंसेप्शन शुरू में मैंने डिस्कस किया था। ये नहीं, ये इंसेप्शन ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप देखें 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन भी अप्लाई किया है, स्ट्राइड 2 रखा है, 3 बाय 3 का कॉन्वोल्यूशन भी अप्लाई किया है, और 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन आपकी समझ में आ रहा है क्या होगा? ये ना एक ही पॉइंट होगा ना। 3 बाय 3 का तो समझ में आता है कि सेंटर वाली वैल्यू कैलकुलेट करता है और उसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और डायगोनल पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा होता है। ठीक है, 1 बाय 1 में सिर्फ सेंटर की वैल्यू ही ले रहा होता है। ठीक है, तो इंसेप्शन मॉड्यूल के अंदर आपके पास 4 ब्रांचेस होती हैं, एक 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन की, और फिर 3 बाय 3 की, और फिर उसके ऊपर भी लगे हुए होते हैं, और फिर इनको जोड़ दिया जाता है। अब इस तरह का मॉड्यूल बनाना सीक्वेंशियल एपीआई के थ्रू पॉसिबल नहीं है। स्ट्राइड का तो मैंने बताया था ना शकीब, कि जब आप जो है कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे होते हो, एक विंडो होती है जो यू मूव कर रही होती है, ऊपर फिर नीचे आती है, फिर लेफ्ट से राइट जाती है, फिर नीचे आती है। अब कितनी जंपे लेगा ये? एक विंडो लगाई उसने, विंडो लगाने के बाद एक ब्लॉक आगे बढ़ाया, तो ये स्ट्राइड 1 है। लेकिन 2 जंप्स भी तो ले सकता है ना वो, तो स्ट्राइड 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार विंडो अप्लाई करने के बाद सीधे हाथ पे सिरकाते हैं हम थोड़ा सा उसको, और फिर दोबारा कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं, फिर सिरकाते हैं थोड़ा सा उसको, राइट पे लेकर आते हैं, फिर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं। अब ये जो आप कितना मूव कर रहे हो राइट साइड पे, कितना सरका रहे हो, वो डिपेंड करता है स्ट्राइड के ऊपर। अगर आपने स्ट्राइड 2 रखा हुआ है तो तेजी से होगा, 1 रखा हुआ है तो स्लो होगा, 5 रखा हुआ है तो और फास्ट हो जाएगा। पैडिंग ये नहीं है बेटा, पैडिंग अलग है। पैडिंग तो ये है कि जब वो कॉर्नर पे आता है ना, तो कॉर्नर पे आपको वैल्यूज नहीं मिल रही होती, तो हम क्या करते हैं, पहले से 0 लगा देते हैं उधर। पैडिंग में हम 0 लगा देते हैं, एक रॉ ऊपर, एक रॉ नीचे, एक कॉलम लेफ्ट पे, एक कॉलम राइट पे, हम 0 लगा देते हैं, वो पैडिंग होती है। ठीक है, मैक्स पुलिंग ये नहीं होती भाई, मैक्स पुलिंग अलग चीज है। मैक्स पुलिंग में क्या करता है, वो तोड़ता है उसको 2 बाय 2 के ब्लॉक में, या 3 बाय 3 या 4 बाय 4 में, और हर ब्लॉक से मैक्सिमम वैल्यू पिक करता है। ठीक है,
अब क्या करना है हमने, इंसेप्शन समझ में आ गया, मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं और फिर उनकी कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन में आप जो 3x3 का, 5x5 का और 1x1 का कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं। तो ये इंसेप्शन का ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे 3x3 तक लगाया, 5x5 का भी लग सकता है, यहाँ पे एक और बढ़ा दो। ये इंसेप्शन का ब्लॉक है, इसमें एक पैटर्न है, ठीक है। 5x5 का लगाओगे तो उसमें एक अलग पैटर्न होगा। अच्छा, 1x1 कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, अगर 3x3 का कॉन्वोल्यूशन हो तो क्या होता है, एक रॉ कम हो जाती है ऊपर से, एक रॉ नीचे से कम हो जाती है, एक रॉ लेफ्ट से कम हो जाती है, एक रॉ राइट से कम हो जाती है, ठीक है। और एक पिक्सल की वैल्यू क्या होती है, वो अपने ऊपर के, नीचे के, लेफ्ट के, राइट के, डायगोनल के वैल्यूज को मिला के एक पिक्सल की वैल्यू निकल के आती है। यानी एक पिक्सल जो है वो फीचर्स निकालते हुए अपने आगे पीछे, ऊपर नीचे और डायगोनल की वैल्यूज को मिला के वैल्यूज निकालता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम 1x1 रख रहे हैं। 1x1 का मतलब है वो सिर्फ अपने आप को देख रहा है, ना ऊपर देख रहा है ना नीचे देख रहा है। आ रही बात समझ में? अगर अगर इस पिक्सल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 3x3 का अगर पिक्सल हमने कॉन्वोल्यूशन लगाया तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको देखेगा और फिर इसकी बेस पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है अभी, ठीक है। ये वाले पिक्सल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको देखते हुए कैलकुलेट होगी। अगर 3x3 का है, 5x5 का है, तो ये ऊपर को भी देखेगा और ऊपर के ऊपर को भी देखेगा, लेफ्ट को भी देखेगा और उसके लेफ्ट को भी देखेगा, राइट को भी देखेगा, उसके राइट को भी देखेगा। तो इसका जो रिसेप्टिव फील्ड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इसका असर जो है बढ़ जाएगा। लेकिन 1x1 में तो सिर्फ ये अपने आप को देखेगा, 1x1 में। आ रही बात समझ में? अच्छा, ख्वाजा आरिफ नदीम, आपका सवाल है कॉन्वोल्यूशन क्या होता है। बेटा ये तो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, अब आज जो हमारी 10th क्लास है। अगर आपको कॉन्वोल्यूशन समझ में नहीं आया, आप मेरी तमाम वीडियोस देखें, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो है मैं कॉन्वोल्यूशन को कई बार रिपीट कर चुका हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं पहली क्लास की चीज़ जो है अब 10वीं क्लास में रिपीट करूँ। क्लास 8 नहीं है, मेरा ख्याल है क्लास 10th है आज। 4 क्लासें में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, 4 क्लासों में चैप्टर 6, 5 ये 4 क्लासों में कंप्लीट हुआ है। और आज चैप्टर 9 जो है हमने 7 जो है लास्ट क्लास में शुरू किया था, इसको 2 क्लासें हो गई हैं आज की मिला के, तो ये 10वीं क्लास है आज, ठीक है। तो ये 1x1 कॉन्वोल्यूशन का मकसद क्या है? मकसद ये है बेटा, ये स्पेशली जो है, स्पेशल का मतलब होता है SPATIAL, स्पेशल। स्पेशल पैच तो नहीं ले रहा है ये, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन नॉर्मली क्या करता है, स्पेशल पैचेस लेता है, यानी XY पिक्सल अपने आगे पीछे के पिक्सल्स को देख रहा होता है। विड्थ और हाइट की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्पेशल, SPATIL, स्पेशल फीचर्स निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो अपने आप को देख रहा है सिर्फ, ये ऊपर नीचे तो देख नहीं रहा, तो ये स्पेशल फीचर्स नहीं निकाल रहा, लेकिन ये अपने चैनल्स तो देख रहा होगा ना। अच्छा सुनहरा, अगर आपको मेरे लेक्चर्स चाहिए वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, नुमान इस्लाम को सर्च कर लिएगा। मैंने पोर्टल के लिए लिंक तो दे दिया था, मैं पूछ लेता हूँ सर जिया से, उन्होंने डाला ही नहीं डाला है, ठीक है।
अच्छा, तो ये स्पेशल फीचर्स नहीं देख रहा, लेकिन चैनल के फीचर्स देख रहा है। आपको पता है ना कि जब हम कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो हम जो है एक तो बताते हैं कर्नल का साइज, यानी कॉन्वोल्यूशन का साइज कितना होगा, 3x3 का लगाना है, 5x5 का लगाना है, बताते हैं ना हम, या 1x1 का लगाना है। हम एक चीज और बताते हैं उधर, वो एक चीज और क्या है, फिल्टर्स, कि ये कॉन्वोल्यूशन के कितने फिल्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हर लेयर से क्या होता है, मिसाल के तौर पर पहली लेयर ने इमेज पे काम किया तो उसने 64 फिल्टर्स बनाए, दूसरी लेयर ने इमेज पे काम किया, उसने फिल्टर्स को कम कर दिया 32। ठीक है, उसके बाद वाली लेयर ने काम किया, उसने फिल्टर्स को कम या ज्यादा कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? फिल्टर्स अप्लाई हो रहे होते हैं हर लेयर पे। अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, मैं आपको कॉन्वोल्यूशन की स्लाइड्स दिखाता हूं। ये देखें, यहां पर क्या होता है, इनपुट अलग अलग लोकेट करना, इनपुट अप्लाई होता है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ये एक वैल्यू निकल कर आई, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू निकल कर आई, ये दूसरी। अब इसमें क्या होता है, कई फिल्टर्स अप्लाई हो रहे होते हैं और ये मिलके जो है आउटपुट फीचर में रिटर्न होता है। अलग अलग लोकेट करना। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे भी देखा था कि ये लेयर है, लेयर पे 3x3 का फिल्टर अप्लाई किया, ये फिल्टर साइज है, और ये क्या है, कितने फिल्टर्स है, नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं, ये हर फिल्टर का साइज है और ये नंबर ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, तो ये 28x28 की इमेज पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होगी, लेकिन एक दफा अप्लाई नहीं होगी, बल्कि कितनी दफा अप्लाई होगी, 32 टाइम्स अप्लाई होगी, और हर कर्नल का वेट अलग होगा। तो जब यहां से आउटपुट निकल कर आएगा तो ये इमेज कितनी की हो जाएगी, 26x26x32 की हो जाएगी, 26x26x32 की हो गई। फिर जब 64 का अप्लाई हुआ तो ये जो थर्ड वाला डायमेंशन है यहाँ पे 64 आ गया, उसके बाद हम 64 अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम चैनल कहते हैं, ये जो थर्ड डायमेंशन है इसको चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें, 1x1 कॉन्वोल्यूशन का ये फायदा है कि ये स्पेशल फीचर्स तो नहीं निकाल रहा, लेकिन चैनल को तो कम ज्यादा कर सकता है ना, ये इमेज का साइज छोटा नहीं करेगा, सिर्फ ये चैनल को कम कर देगा या ज्यादा कर देगा। चैनल की डायमेंशन में ये फीचर्स निकाल रहा है। They contribute to factoring out channel-wise feature learning and space-wise feature learning. तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है 1x1 की, ये चैनल वाइज फीचर निकाल रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इसकी अगर आप मॉडल को बनाने की कोशिश करें टेंसरफ्लो पे तो कैसे बनेगा, वो यहाँ पे शो किया गया है। पहले एक कॉन्वोल्यूशन की लेयर लगी, फिर एक इनपुट के ऊपर कॉन्वोल्यूशन की लेयर लगी, और फिर conv2d की लगी, फिर यहाँ पे 2 लेयर्स लगी, फिर यहाँ पे 3 लेयर्स लगी। तो यही काम हम आगे चल के करते हैं। इनपुट x के ऊपर हमने पहले क्या लगा दिया, conv2d लगा दिया, ये पहली ब्रांच बन गई। दूसरी ब्रांच में क्या है, x के ऊपर यानी इनपुट के ऊपर conv2d लगाया, और फिर उसके ऊपर
एक और conf 2D लगाया है जिसके ऊपर stride 3 रखा है, और फिर ब्रांच सी जो है उस पर एवरेज पूलिंग लगाई है और फिर कॉन्वोल्यूशन लगाई है। और ब्रांच डी में क्या कर रहा है, इनपुट के ऊपर conf 2D लगाया, फिर conf 2D लगाया और फिर conf 2D लगाया। ये 4 ब्रांचेस बन गई, जैसे यहाँ पे शो किया गया है। पहली वाली ब्रांच तो वैसे ही जा रही है, दूसरी वाली ब्रांच में इनपुट के ऊपर conf 2D लगा और फिर conf 2D लगा। ये तीसरी ब्रांच है और ये चौथी ब्रांच है। ये 4 ब्रांचेस अलग अलग अप्लाई हुई और फिर इनको जोड़ दिया है हमने, कंकैटिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंसेप्शन का आर्किटेक्चर बन रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, काफी टाइम ले लिया। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।